everyone, you are most welcome to my channel Legalink. And this is the second part in the lecture series on Kelsen's theory. So earlier वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से केल्सन ने नेचुरल साइंस और लीगल साइंस को कंपेयर किया है और हमने इस प्रपोजिशन और ऑड प्रपोजिशन के कंसेप्ट को भी डिस्कस किया था. सो इन ब्रीफ, केल्सन के अकॉर्डिंग लॉ इज़ बेसिकली अ स्कीम ऑफ इंटरप्रिटेशन. दैट मीन्स लॉ फैक्ट्स या इवेंट से डिराइव किया हुआ मीनिंग है. तो इसके बाद केल्सन ने अपनी थ्योरी में लॉ को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ नॉर्मेटिव ऑर्डर, सेकेंड इज़ कोअर्सिव ऑर्डर एंड थर्ड इज़ लॉ एज सोशल ऑर्डर. तो इस वीडियो में हम सिर्फ नॉर्मेटिव ऑर्डर की बात करेंगे. तो केल्सन ने एक कंसेप्ट दिया लीगल ऑर्डर. अब ये लीगल ऑर्डर क्या है? केल्सन ने नॉर्म्स को एक हायरार्की या एक अनुक्रम में सजाया है. दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू केल्सन नॉर्म्स हमेशा एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर में होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्सन ने चोरी की. अब एक लॉ कहता है कि थीफ को अरेस्ट किया जाना चाहिए. एक लॉ कहता है अरेस्ट करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए. उसके बाद एक और लॉ कहता है कि उसे मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी होनी चाहिए. उसके बाद एक और लॉ कहता है कि उस पर ट्रायल चलाना चाहिए और ट्रायल चलाने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए. इसके बाद एक और लॉ कहता है कि उसे सज़ा के तौर पर जेल भेजा जाना चाहिए. तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बन गया जहाँ एक नॉर्म दूसरे नॉर्म पर डिपेंड है. सो अकॉर्डिंग टू केल्सन नॉर्म्स में एक हायरार्की होती है जिसमें एक लीगल नॉर्म दूसरे सुपीरियर लीगल नॉर्म से डिराइव होता है. तो इस हायरार्की को हम एक पिरामिड के फॉर्म में देख सकते हैं और इस पिरामिड में एक लॉ दूसरे लॉ से डिराइव होगा. जैसे ए से बी डिराइव होगा, बी से सी डिराइव होगा और सी से डी डिराइव होगा. तो ये लॉज कुछ इस तरीके से बनते हैं और इसमें सबसे जो हायर नॉर्म है, जो सुपीरियर नॉर्म है, वो है बेसिक नॉर्म. तो इस बेसिक नॉर्म को केल्सन ने ग्रंड नॉर्म कहा है, जिसे हिंदी में हम मूलांक भी कहते हैं. तो लीगल ऑर्डर समझ में आ गया. नाउ हाउ द नॉर्म्स इन दिस लीगल ऑर्डर derive their validity. So validity means specific existence of norm. नॉर्म बाइंडिंग होना चाहिए और एक नॉर्म इंडिविजुअल के बिहेवियर को गाइड करता हो. ये 2 क्वालिटीज़ वैलिडिटी के लिए ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंग टू केल्सन लीगल ऑर्डर में एक नॉर्म दूसरे सुपीरियर नॉर्म से वैलिडिटी डिराइव करता है. दैट मीन्स एक नॉर्म इसलिए वैलिड है क्योंकि उससे ऊपर वाला नॉर्म या उससे हायर नॉर्म वैलिड है. तो इस तरीके से लीगल ऑर्डर की पिरामिड में एक लास्ट नॉर्म आएगा जिसे केल्सन ने ग्रंड नॉर्म कहा है और केल्सन ने ग्रंड नॉर्म को पहले से वैलिड माना है. ग्रंड नॉर्म की वैलिडिटी प्री सपोज्ड है और लीगल ऑर्डर का हर एक नॉर्म दूसरे हायर नॉर्म से वैलिडिटी ड्राइव करता है. एंड अल्टीमेटली लीगल ऑर्डर का हर एक नॉर्म ग्रंड नॉर्म या बेसिक नॉर्म से वैलिडिटी डिराइव करता है. और इसीलिए अगर लीगल ऑर्डर का कोई एक नॉर्म इनइफेक्टिव हो जाता है तो पूरा लीगल ऑर्डर इनवैलिड नहीं होता, पूरा लीगल ऑर्डर अपनी वैलिडिटी लूज़ नहीं करता. इनफैक्ट लीगल ऑर्डर का कोई एक नॉर्म इनफेक्टिव होने की वजह से इनवैलिड नहीं होता. दैट्स वाई इफेक्टिवनेस इज़ ओनली अ कंडीशन फॉर द वैलिडिटी, नॉट इट्सेल्फ वैलिडिटी. सो अकॉर्डिंग टू केल्सन किसी नॉर्म के वैलिड होने का रीज़न किसी फैक्ट से या किसी स्टेटमेंट से असर्टेन नहीं किया जा सकता. एक नॉर्म की वैलिडिटी दूसरे वैलिड नॉर्म से ही डिराइव की जा सकती है. और अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए केल्सन ने एक एग्जाम्पल भी दिया है एंड द एग्जाम्पल इज़ 10 commandments of God. So Kelsen said
गॉड ने जो 10 कमांडेंट्स दिए हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं, जैसे कि मैन ऑट टू लव देयर एनिमीज़, तो इन कमांडेंट्स को हम किस लिए फॉलो करते हैं? क्या रीज़न है कि हम इन जीसस के बताए उपदेशों को फॉलो करते हैं? केल्सन के अकॉर्डिंग जीसस के दिए 10 कमांडेंट्स को हम इसलिए फॉलो नहीं करते कि वो जीसस ने बताए हैं। इनफैक्ट जीसस के बताए उपदेशों को फॉलो करने के पीछे हमारी एक टैसिड फीलिंग होती है कि हमें जीसस के 10 कमांडेंट्स को फॉलो करना चाहिए। दैट इज़ वन ऑट टू ओबे द कमांड्स ऑफ गॉड। और इसी प्री सपोज नॉर्म को मेजर प्रीमाइस कहते हैं केल्सन। तो केल्सन ने इसी प्री सपोज नॉर्म को मेजर प्रीमाइस कहा है। सो अकॉर्डिंग टू केल्सन हर एक नॉर्म के दो आधार होते हैं, एक मेजर प्रीमाइस, दूसरा माइनर प्रीमाइस। सो मेजर प्रीमाइस मीन्स जो नॉर्म्स टैसिटली प्री सपोज्ड हो, और मेजर प्रीमाइस ऑड स्टेटमेंट होते हैं, whereas minor premise is the is statement। जैसे जीसस का उपदेश देना is statement है, minor premise है, लेकिन जिस tacit norm या tacit reason की वजह से हम उन उपदेशों को फॉलो करते हैं उसे major premise कहते हैं। and tacit means निहित या अनकहा, जो हमारे अंदर से हो, and they are referred as odd statements। Major premises are referred as odd statements। एक और एग्जाम्पल से आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। There is a statement love your neighbor। तो इससे क्या नॉर्म डिराइव किया जा सकता है? That you should not kill your neighbor। Likewise, Constitution of India is the minor premise, but Constitution of India ought to be obeyed is the major premise। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रैंड नॉर्म नहीं है, लेकिन ग्रैंड नॉर्म का आधार है जिसके बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओबे किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल इज दैट माइनर प्रीमाइस इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड मेजर प्रीमाइस इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ought to be obeyed। दैट मीन्स हायर नॉर्म्स की वैलिडिटी मेजर प्रीमाइस में होती है, और मेजर प्रीमाइस ही माइनर प्रीमाइस की वैलिडिटी का रीज़न होता है। तो अब लीगल ऑर्डर के सभी नॉर्म्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? केल्सन ने इसका भी आंसर दिया है अपनी थ्योरी में। केल्सन के अकॉर्डिंग ऑल नॉर्म्स इन द हायरार्की ऑफ लीगल ऑर्डर ओरिजिनेट फ्रॉम एन अथॉरिटी। तो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लीगल ऑर्डर के नॉर्म्स ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो भी अथॉरिटी नॉर्म्स को इशू करती है उस पर भी ये नॉर्म्स सेम मैनर में ही एप्लीकेबल होते हैं जैसे कि इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट सब टॉपिक ऑफ लीगल ऑर्डर इज लेजिटिमेसी ऑफ लीगल ऑर्डर। लेजिटिमेसी यानी कि वैधता क्या है लीगल ऑर्डर की। मोस्टली रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑलरेडी कुछ स्पेसिफिक रूल्स दिए होते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस में, जिनके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से बना हुआ एक लीगल ऑर्डर कब तक वैध रहता है या कब तक वैलिड रहता है? तो जब तक एक लीगल ऑर्डर की वैलिडिटी नए लीगल ऑर्डर से टर्मिनेट नहीं की जाती, तब तक ओल्ड लीगल ऑर्डर की वैलिडिटी बनी रहती है। एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी रिवोल्यूशन के केस में अप्लाई नहीं किया जा सकता। और इस रिवोल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या है? तो केल्सन ने रिवोल्यूशन को भी डिफाइन किया है प्योर थ्योरी में। सो अकॉर्डिंग टू केल्सन, रिवोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ वो चेंज है जो लेजिटिमेट ना हो, यानी कि जो रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन को लेजिटिमेटली चेंज करने के लिए बनाए गए हैं, उन रूल्स के अगेंस्ट किया गया चेंज रिवोल्यूशन है। जैसे कई बार डिक्टेटरशिप आ जाती है गवर्नमेंट को हटाकर, तो वो लेजिटिमेट नहीं होगा, या मोनार्की आ जाती है गवर्नमेंट को हटाकर, मिलिट्री फोर्स गवर्नमेंट को हटा देती है। तो रिवोल्यूशन में जनरली क्या होता है, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन को नई गवर्नमेंट नए कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस कर देती है।
लेकिन नए कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के सभी स्टैट्यूट्स इनवैलिड नहीं होते, सिर्फ उनकी वैलिडिटी का बेसिक नॉर्म चेंज हो जाता है और ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैट्यूट्स भी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी की वजह से ही वैलिड होते हैं। तो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेंट चेंज नहीं होता, लेकिन रीज़न ऑफ वैलिडिटी चेंज हो जाता है, जो पहले ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नॉर्म था लेकिन अब नए कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नॉर्म है। द नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रैंड नॉर्म एंड लीगल ऑर्डर। तो बेसिक नॉर्म और लीगल ऑर्डर की इफ़ेक्टिवनेस क्या है, प्रभाविकता कितनी है एक लीगल ऑर्डर की। तो लीगल ऑर्डर की इफ़ेक्टिवनेस कैसे डिटरमाइन करेंगे हम। एक लीगल ऑर्डर में वैलिडिटी होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो लीगल ऑर्डर के नॉर्म है वो सामान्यता कितने प्रभाविक है या ओवरऑल कितने इफ़ेक्टिव है। तो एक लीगल ऑर्डर के नॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल्स के थ्रू ओबे किए जाने चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिव कहलाएंगे। और केल्सन का कहना है कि ग्रैंड नॉर्म क्योंकि प्री सपोज्ड वैलिड होता है, तो ग्रैंड नॉर्म ऐसा होना चाहिए जो एक इफ़ेक्टिव लीगल सिस्टम को वैलिडिटी प्रोवाइड कर सकता हो। तो जब रिवोल्यूशन के थ्रू ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की जगह न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ले लेता है तो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है और नए कॉन्स्टिट्यूशन की इफ़ेक्टिवनेस ही लीगल ऑर्डर पर अप्लाई होती है, क्योंकि नए कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक नॉर्म भी चेंज हो जाता है। तो अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नॉर्म की इफ़ेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, यानी कि ग्रैंड नॉर्म इनइफेक्टिव हो जाता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड पूरा लीगल ऑर्डर भी इनइफेक्टिव हो जाता है या पूरा लीगल ऑर्डर भी प्रभाविक नहीं रहता। लेकिन अगर हायरार्की ऑफ नॉर्म्स में से किसी एक सिंगल नॉर्म की वैलिडिटी ख़त्म हो जाए तो पूरे लीगल ऑर्डर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी इफ़ेक्टिवनेस बनी रहती है। So that's why principle of legitimacy is limited by principle of effectiveness, and according to Kelsen, effectiveness का मतलब है that a norm should be by and large effective, there has to be minimum of effectiveness, and last one is it should have long lasting effectiveness. तो इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। फर्स्ट इज़ लीगल ऑर्डर, जिसे हायरार्की ऑफ नॉर्म्स भी कहते हैं, और इस हायरार्की ऑफ नॉर्म्स में जो सुपीरियर नॉर्म होता है उसे हम बेसिक नॉर्म कहते हैं। सेकेंडली हमने डिस्कस किया था लेजिटिमेसी ऑफ लीगल ऑर्डर, जिसमें ओल्ड लीगल ऑर्डर इज़ टर्मिनेटेड बाय न्यू लीगल ऑर्डर। रिवोल्यूशन का कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। एंड लास्टली इफेक्टिवनेस ऑफ लीगल ऑर्डर, एंड इफेक्टिवनेस मीन्स दैट अ लीगल ऑर्डर शुड बी बाय एंड लार्ज इफेक्टिव। सो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के 3 टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग है: लॉ एज कोअर्सिव ऑर्डर, international law and grand norm, criticism of Kelsen's theory. All these 3 topics will be covered in the next video. और आपकी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।